हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेन। और आज हम करेंगे सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट जनवरी 2021 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम के लिए बस अब हमारे पास एक महीना रह गया है और इस एक महीने के अंदर हमें सारे क्वेश्चंस जो पिछली बार पूछे गए थे उनको सॉल्व करना है, क्योंकि स्पेशली सीडीपी सब्जेक्ट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यू क्वेश्चंस बहुत कम ही से देखने को हमें मिलते हैं। इसीलिए इस वीडियो में भी दिसंबर 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको इसको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी क्वेश्चन से। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? यानी भाषा का जो अर्जन है और उसका विकास है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं या क्रिटिकल पीरियड कौन सा है। यानी जब लैंग्वेज बच्चा सीख रहा होता है तो सबसे क्रूशल पीरियड कौन सा है, सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो ऑप्शन आपके हैं कि जन्म पूर्व अवधि यानी प्रीनेटल पीरियड, या प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, या माध्य बाल्यावस्था यानी मिडिल चाइल्डहुड, या किशोर अवस्था यानी एडोलिसेंस। यानी जब भाषा की शुरुआत होती है तो सबसे उसमें क्रूशियल पीरियड कौन सा होता है, क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ध्यान देखेंगे कि यहां पर एलिमिनेशन कैसे करना है ऑब्जेक्ट का। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आइए आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको एलिमिनेट करना है। देखिए प्रीनेटल पीरियड यानी जन्म से पूर्व लैंग्वेज बच्चा सीख ही नहीं सकता, शुरुआत ही नहीं होती है। फिर है अर्ली चाइल्डहुड, फिर है मिडिल चाइल्डहुड, फिर है एडोलिसेंस। यानी जब बच्चा लैंग्वेज की शुरुआत करता है एक्चुअली जब ही उसे सबसे संवेदनशील चीजें होती हैं, क्योंकि वो चीजें अच्छी अडॉप्ट भी कर सकता है और बुरी भी अडॉप्ट कर सकता है। यानी जिस तरीके से हम उस बच्चे को एनवायरमेंट देते हैं उसी तरीके से बच्चा उस लैंग्वेज को एक्विजिट करता है। इसीलिए जो अर्ली चाइल्डहुड है, यानी ऑप्शन जो इसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है, ये पीरियड जब सबसे क्रूशियल पीरियड कहलाएगा। इसकी वजह यह है क्योंकि यहीं से बच्चा शुरुआत करता है लैंग्वेज को सीखने की। अगर लैंग्वेज यहां पर सही दी जाती है तो बच्चे की शुरुआत अच्छी होती है। अदरवाइज जो लैंग्वेज बच्चे को बचपन में दी जाती है फिर मिडिल चाइल्डहुड में भी उसे ही फॉलो अप करता है और एडोलिसेंस में भी उसे ही फॉलो अप करता है। तो सबसे क्रूशियल होगी आपकी अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? हम सभी जानते हैं कि लॉरेंस कॉलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस दी हैं, तो उनमें से ही इन्हें पहचानना है कि उनकी कौन सी स्टेज है। तो सबसे अगर हम पहले बात करें लेटेंसी स्टेज, यानी लेटेंसी ये बोलते हैं प्रसुप्ति अवस्था, ये जो है लॉरेंस की तो नहीं है। और दूसरा है ऑप्शन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, फिर तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर है आपका इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। यानी इन ये वाली अगर हम देखें तो ये आपका लॉरेंस का नहीं है, ये पियाजे का है। तो सही ऑप्शन जो होगा आपका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन यानी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, यही ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि अगर हम जानते हो, अगर आपने पढ़ा हो लॉरेंस कॉलबर्ग की स्टेजेस को, हम दिखा देते हैं आपको। देखिए लॉरेंस ने जो कॉलबर्ग ने जो अवस्थाएं दी हैं, यानी प्री कन्वेंशनल, दूसरी है आपका कन्वेंशनल, और फिर है आपका ये पोस्ट कन्वेंशनल। ये पोस्ट है, प्री लिखा हुआ है इसके अंदर। तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल तीन स्टेजेस हैं, और हर एक स्टेज में तीन स्टेजेस इन्होंने दे रखी हैं, दो स्टेजेस दे रखी हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर पहली स्टेज है पनिशमेंट ओरिएंटेशन स्टेज, दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल रेलेविस्ट, और कन्वेंशनल में है नाइस गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, फिर है आपका चौथा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, और पोस्ट में है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये रहा देखिए आप, ये ऑप्शन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो है कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस में से एक है। हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा पहली स्टेज पे होता है कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग, तो बच्चा ये देखता है उसे पनिशमेंट और रिवॉर्ड से ही वो सीखता है कि अगर ये काम करूंगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, तो मुझे सीखना चाहिए, ये काम मैं नहीं करूंगा क्योंकि इससे पनिशमेंट। तो पहली स्टेज ये होती है। दूसरी स्टेज आ जाती है कि बच्चे को नाइस रहना है और बैड नहीं बनना है, क्योंकि एक
मेंटालिटी बच्चे की होती है, तो गुड बॉय की कैटेगरी में आना चाहता है, वो बैड बॉय की कैटेगरी में नहीं आना चाहता, तो इस चीज को भी देखा जाता है। फिर चौथा होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जिसमें सोसाइटी के हिसाब से या सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उनको मद्देनजर ना रखते हुए अपने ओपिनियन देने लगना, ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होती है कॉलबर्ग की। तो सही ऑप्शन इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? देखिए, टीचर जब लड़कों को अधिक ध्यान से पढ़ाता है, उसका एक्चुअली प्री जेंडर बाइस होता है वो, और वो ये समझता है कि लड़कियां वैसे भी आगे पढ़कर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी। उनकी ये सोच होती है जो जेंडर पक्षपात की तरफ को धकेलती है। तो ये जो जेंडर पक्षपात होता है, इसके अंदर समझ लें लोगों की कंसेप्ट ये होती है कि लड़कियों को आगे कुछ नहीं करना है, तो इन्हें पढ़ाकर भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, तो वो ध्यान ज्यादातर लड़कों पर देते हैं। तो ये ऑप्शन जेंडर बाइस, जो कि जेंडर बाइस होते हैं, पक्षपात करते हैं जेंडर को लेके, तो ये कंसेप्ट जेंडर बाइस की होगी। तो सही ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी? यानी ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि लड़कियों को ये काम करना है, लड़कियां किचन का काम करेंगी, लड़का बाहर का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो पहले ही हम एक रोल चेंज बना लेते हैं कि फीमेल का ये रोल है और मेल का ये रोल है, तो इसी को खत्म करने के लिए, इसे रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा? डिस्कशन अबाउट जेंडर बाइस, एम्फसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स या जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट्स। अगर हम बात करें, देखो ये वाले ऑप्शन की, एम्फसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, तो इस चीज को बढ़ावा देगा कि ये आपके रोल्स ये हैं, फीमेल के रोल्स ये हैं और मेल के रोल्स ये हैं, फीमेल्स की भूमिका ये रहेगी और मेल की भूमिका ये रहेगी, तो ये इसको बढ़ावा देगा। जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, यानी लड़कियों के लिए अलग खेलने की जगह होगी और लड़कों के लिए अलग खेलने की जगह होगी, इससे भी जेंडर डिफरेंसेस आएंगे, यानी इसे भी बढ़ावा मिलेगा। अगर हम बात करेंगे जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट्स, कि लड़कियों को अलग बैठाया जाए, लड़कों को अलग बैठाया जाए, ये भी जेंडर बायस को बढ़ावा देगा। तो सबसे पहले बेहतरीन जो ऑप्शन होगा, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, कि हम इसके बारे में बात करें कि जेंडर बाइस क्या होता है और इसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट्स व्हाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज active seekers of knowledge emphasized the influence of social and culture contents on their thinking? यानी बच्चा जो है एक एक्टिविस्ट है, खुद सोचता है, सारी चीजें, नॉलेज जो है खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद चीजों को जानता है। तो ये जो है सोशल और कल्चरल कंटेंट्स के साथ किसने थ्योरी दी है? तो हम सभी जानते हैं कि जब भी सोशल और कल्चरल की बात होगी तो वो वाइगॉस के बात करेंगे, क्योंकि जीन पियाजे में सोशल और कल्चरल की बात तो की है लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं दी है, बल्कि जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव पर ज्यादा ध्यान दिया है, सोशल पर नहीं दिया है, सोशल पर सेकंड प्रायोरिटी है। जबकि लेव वाइगॉस्की जो है सोशल और कल्चरल को ही बेस बनाते हैं कि बच्चा जब सोसाइटी के अंदर आता है तो उसकी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है और वो लोगों से सीखता है, अपने समाज से सीखता है, अपने कल्चर से सीखता है। तो वाइगॉस्की ने ये थ्योरी दी है। नेक्स्ट देखिए, वाइगॉस्की के कीवर्ड्स क्या है कि भाई पहला है द चाइल्ड इज व्यूड एज एन एक्टिव सीकर, यानी वाइगॉस्की मानते हैं जो चाइल्ड है वो एक्टिव सीकर है, यानी नॉलेज को खुद जानता है। दूसरा है चाइल्ड एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्ट टुगेदर इन इनेबलिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अ कल्चरल एडेप्टिव वे, यानी इन्होंने बोला है कि चाइल्ड जब एनवायरनमेंट यानी जब समाज से मिलता है तो वो अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, यानी दिमाग का विकास करता है। द माइंड इज परसीव्ड टू बी सोशली कंस्ट्रक्टेड, इनका ये भी मानना है कि जो माइंड होता है वो जो डेवलप्ड होता है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, यानी सोसाइटी से रिलेटेड है। द चाइल्ड इज बॉर्न विद बेसिक अटेंशन, परसेप्चुअल एंड मेमोरी कैपेसिटी, तो चाइल्ड जो होता है उसे अटेंशन, परसेप्चुअल और मेमोरी कैपेसिटी बेसिक यानी
इनबॉर्न यानी जन्मजात होती है उसके लिए। द डेवलपमेंट अकर्स एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद एनवायरमेंट, यानी जो डेवलपमेंट होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन है किससे, एनवायरमेंट से, यानी जिस तरीके का एनवायरमेंट होगा बच्चा उसी तरीके से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। फिर इसके बाद द चाइल्ड ऑफ सेल्फ कम्युनिकेटर लीड्स टू हायर ऑर्डर एंड थिंकिंग, यानी जो चाइल्ड है अपने आप से बात करता है, जिन्होंने वहां पे प्राइवेट स्पीच की बात की है, जब बच्चा अपने आप से बात करके चीजों को सीखता है तो उसे प्राइवेट स्पीच, वाइगोस्की ने कहा है। द लैंग्वेज एंड थॉट डेवलप इंडिपेंडेंटली बट इवेंचुअली मर्ज एंड इंटरेक्ट, जो लैंग्वेज और जो थॉट है यानी जो सोच और भाषा है ये जो डेवलप्ड होती है इंडिपेंडेंटली होती है, यानी पहले भाषा अलग होती है, विचार अलग होते हैं, लेकिन बाद में आके ये दोनों मिल जाते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिगसो पहली को जिगसो को करते समय, जिगसो एक गेम होता है, जिगसो पजल को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं है, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे ये जूता पूरा बन जाए। While working on a jigsaw puzzle, 5 years old Najma says to herself, where is the blue piece? अपने आप से कह रही है ये, no, not this one, darker one that would go here and make this shoe। यानी जो जिगजो पजल खेलते हुए वो अपने आप से बोल रही है कि ये नहीं, ये करना है, ये नहीं करना है, तो इसको प्राइवेट स्पीच कहा है वाइगोस्की ने। ध्यान रखना इसके बारे में, एक बार आप पढ़ लेना प्राइवेट स्पीच क्या है। तो प्राइवेट स्पीच है अपने आप से बात करके डेवलपमेंट करना, चीजों को सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर संयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, यानी गिविंग क्यूज या क्लूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग, मॉडलिंग या स्कैफोल्डिंग। रीइंफोर्समेंट होता है पुनर्बलन, यानी बलन किसी काम को करने का पुनर्बलन करना, यानी पॉजिटिव भी होता है ये और नेगेटिव भी होता है, किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए। कंडीशनिंग यानी कंडीशनिंग कर देना कि इस चीज से ऐसा होता है। और ये स्कैफोल्डिंग, जो सही आंसर इसका है वो स्कैफोल्डिंग है। इसमें ये होता है कि बच्चों को थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होती है अपने से बड़े की, बड़ा नॉट इन दी एज बट इन दी नॉलेज, वो उससे एज में छोटा भी हो सकता है, जो नॉलेज में ज्यादा रखता है उससे थोड़ी मदद लेता है और उस मदद को इसका फोल्डिंग करता है और इस मदद से वो आगे बढ़ता है, तो इसको इसका फोल्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे ने जो थ्योरीज दी हैं उन थ्योरीज में से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है, हिपोथेटिकल डिडक्शन, रीजनिंग, प्रोपोजिशनल थॉट है, या कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन है, या डेफर्ड इमिटेशन ऑब्जेक्ट है, या मेक बिलीव प्ले रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कंजर्व करने लगता है और क्लास को इंक्लूज करने लगता है। आगे इसकी आप देख सकते हैं, देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज द थर्ड स्टेज इन पियाजेस थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये तीसरी स्टेज है पियाजे की, और इस स्टेज के अंदर जो बच्चे के अंदर एबिलिटी आ जाती है कंजर्व करने की, यानी नंबर को समझने की, एरिया को समझने की, वॉल्यूम क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है, यानी एक तरफ से जाके दूसरी वापस मुड़ना भी आ जाता है, सीरिएशन, सीरीज वाइज करना आ जाता है, ट्रांजिटिव, क्लास इंक्लूजन, तो ये सारी चीजें उसे आने लगती हैं। लेकिन इस स्टेज के अंदर जो है वो सारी चीजें कॉन्क्रीटली, यानी जो आप उसके कॉन्क्रीट में है यानी ठोस रूप में है, लेकिन जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट है यानी दिमाग के अंदर वो कुछ चीज सॉल्व नहीं कर सकता, यानी दिमाग के अंदर वो डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता, ये स्टेज जो है फोर्थ स्टेज पर आती है, जो फॉर्मल स्टेज कहलाती है पियाजे की। लेकिन तीसरी स्टेज में वो ठोस रूप से सारी चीजों को सीख लेता है और चौथी स्टेज में वो एब्स्ट्रैक्टली यानी अमूर्त रूप में सारी चीजों को सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, यानी अगर हम संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें से कौन सी है, तो जाहिर सी बात है स्कीमा की बात की है जीन पियाजे ने। स्कीमा हम सभी जानते हैं क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, छोटी छोटी नॉलेज होती हैं जिसको बच्चा इकट्ठा करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। अगर ये आपको जानना है तो जीन पियाजे पे मेरी पूरी वीडियो बनी है और जीन पियाजे की वीडियो देख सकते हैं आप, मेरी वीडियो
चैनल पर, वहां पर मैंने समझाया कि जीन पियाजे ये स्कीमा का यूज करके नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कैसे होता है। जैसे ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि हम कोई घर बना रहे हैं या कोई दीवार बना रहे हैं, तो इस दीवार में जो ईंटें होती हैं छोटी छोटी, वो जो ईंटें हम एक के ऊपर एक लगाते हैं, तो वो जो ईंटें होती हैं वो हमारी स्कीमाज होते हैं, उनको यूज करके हम नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे मैंने उस वीडियो में दिए भी हैं कि जैसे बच्चा जब शुरुआत उसके पास ये होता है कि जिसकी 4 टांगे होती हैं वो कुत्ता होता है, तो जैसे ही वो बिल्ली को देखता है, तो बिल्ली की भी 4 टांगे होती है, तो उसे भी कुत्ता बोलने लगता है। फिर बाकी वो ये देखता है कि अच्छा, जो डिफरेंस समझता है, जो देखता है कि वे बिल्ली और कुत्ते में 4 टांगों के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो वो उसके स्कीमास बनते रहते हैं, ईंटें बनती रहती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते रहते हैं, और उस पर कंस्ट्रक्ट करते करते उसकी नॉलेज आगे जाती रहती है। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट क्यों करना चाहिए, असेसमेंट क्यों जरूरी है, आकलन क्यों जरूरी है। असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को रैंक देने के लिए। अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट्स, यानी चिल्ड्रन की जो क्लैरिटी और कंफ्यूजन्स है उनको समझने के लिए असेसमेंट किया जाता है। लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर, स्कोर के हिसाब से बच्चों को लेबल करना, ठीक है, नामांकित करना। मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड्स, यानी पास और फेल करने के लिए असेसमेंट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, असेसमेंट जो किया जाता है बच्चों की कमियों को जानना, बच्चों की टैलेंट को जानना कि बच्चा क्या कर सकता है और बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, जिससे कि वो आगे अपनी टीचिंग रेमेडियल यूज करके टीचिंग को इम्प्रूव करके उन चीजों को फोकस कर सके। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक ग्रुप या आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।